नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे वही चीज़ें, यानी हमने 2 लेक्चर किए एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के, और आज हम अंतःस्रावी तंत्र को ही आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक लेक्चर हमारा रहता है जिसके अंदर आपको पैंक्रियाज, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर आज हमारा समाप्त हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो लगातार पढ़ते रहिए। आपने पीछे लेक्चर देखे भी होंगे, बहुत आराम से प्यार से समझाया गया था आपको। आज भी हम वही काम करेंगे समझाने का, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है, और बहुत प्यार से समझाएंगे। किस प्रकार से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक बार आपको लेक्चर देखने के बाद ये जीवन भर न भूलने वाला लेक्चर होगा आपके लिए, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं पैंक्रियाज यानी ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। किस ग्रंथि के बारे में? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो 140 से 150 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। क्या इसका वेट जो है इतना होता है, ठीक है। 140 से 150 ग्राम के बीच ये ग्रंथि है। इससे बड़ी कोई भी ग्रंथि है इस वजन के साथ कोई भी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? इसको कह दिया जाता है लार्जेस्ट मेसोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये। तो यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सी ग्रंथि है? तो 3 प्रकार की ग्रंथि बताई थी, उसके अंदर एक हमने बताई थी ये किस टाइप की ग्रंथि है। तो मेसोक्राइन ग्लैंड है ये, यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि के साथ साथ ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये भी आपको याद करना है। आप भारी पूछे, हैवीएस्ट पूछे तो भी आपका आंसर यही रहेगा। वजन, इस वजन के साथ नहीं है, इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है आकार में भी। तो ये सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? मेसोक्राइन। यानी आपने पहले लेक्चर अगर देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ थी। एक तो थी अंतःस्रावी, बहिस्रावी, और एक क्या थी? मिश्रित ग्रंथि, जिसमें पैंक्रियाज यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इसका आकार देखें तो, इस शेप देखें तो इसकी लीफ शेप होती है। आप कहोगे पत्ते जैसे आकार की है। जो पत्ता होता है, एक पीपल का पत्ता ले लो, उस आकार की एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है? पैंक्रियाज। इसकी स्थिति देख लो, लोकेटेड बिलो द स्टमच, यानी ये अमाशय के नीचे स्थित होती है। पाचन तंत्र वाला आपने चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था। अमाशय के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे स्थित है? अमाशय के नीचे। आप ये बात भी लिख सकते हो कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये बात आप लिख सकते हो, यह है छोटी आंत के साथ अग्नाशय नलिका के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी थी। देखो, ये आपका अमाशय होता है, आपको पता ही है। ऊपर आपका ओसोफेगस होता है, ये अमाशय होता है।
अमाशय के यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया होगा, ये नीचे होता है वैसे दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की एक ग्रंथि होती है, और ये छोटी आंत होती है। इस प्रकार से छोटी आंत होती है। तो ये क्या है, आपका अमाशय है, आपको पता होना चाहिए। और ये आपका अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। तो ये अग्नाशय देखो अमाशय के नीचे स्थित है। ये आपकी छोटी आंत, और छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग है। कौन सा भाग है? ड्यूडेनम, पक्वाशय ग्रहणी भाग है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आगे पूरी है, बहुत लंबी संरचना है, सबसे बड़ा आहार नाल का भाग होता है लगभग। ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी संरचना होती है। तो ये अग्नाशय, और ये होती है आपकी पैंक्रियाटिक अग्नाशय डक्ट, जिसको बोलते हैं नलिका। इसके माध्यम से किसके साथ जुड़ा है? तो आप कहोगे जी छोटी आंत के साथ ये जुड़ा होता है। बात क्लियर हो जाएगी। अमाशय के नीचे है, बात क्लियर, डायग्राम से पता चल रहा है। पत्ते जैसी संरचना है, डायग्राम से पता चल रहा है। छोटी आंत के साथ जुड़ा है, पता चल रहा है। किस छोटी आंत के किस भाग से? ड्यूडेनम के भाग से। क्लियर हो जाएगी। बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वेट इतना होता है। ये बात अगर आपको क्लियर हो जाती है तो ये मिश्रित ग्रंथि होने के कारण इसके 2 भागों में बंटी होती है। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक्सोक्राइन सेल पाए जाते हैं, बहिस्त्रावी कोशिका पाई जाती है, बहिस्त्रावी कोशिका, बहिस्त्रावी कोशिका पाई जाती है। एक बात तो ये आपको लिखनी है। दूसरा भाग इसका पाया जाता है, इसमें इंडोक्राइन सेल पाए जाते हैं, इंडोक्राइन सेल पाए जाते हैं इसमें, यानी अतःस्त्रावी कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अतःस्त्रावी कोशिका पाई जाती है। नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए इससे बेस्ट क्लास नहीं होने वाली है। साथ साथ में आपको एक एक बात लिखाई जा रही है, आपको समझाई जा रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर, यानी 98% तो इसके अंदर बात करें तो ये बहिस्त्रावी कोशिका होती है, और अगर 2% की बात करें तो इसमें अंतःस्त्रावी कोशिका होती है। क्या होती है? अंतःस्त्रावी कोशिका होती है। ठीक है, अब इस बात को मैं साफ कर देता हूं। पहले बोर्ड भरा भरा नजर आता है ना, मजा आ जाता है ना। यहाँ समझेंगे सारी बातें। तो मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? ये हार्मोन भी स्त्रावित कर रही है, और क्या स्त्रावित कर रही है? जूस यानी रस का स्त्रावण भी कर रही है। किसका स्त्रावण कर रही है? रस का। अब जो इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके हम समझते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये और ऐसी संरचना बना लो मैं ना। आप कहोगे जी ये सारा दिन क्या रहता है आपके? ये संरचना मान लो पत्ते जैसी संरचना है, और इसके अंदर इस प्रकार से कुछ सेल पाए जाते हैं। बाहरी साइड में सेल पाए जाते हैं, इसके कुछ बाहरी साइड में सेल पाए जाते हैं, बाहरी साइड में सेल पाए जाते हैं, और बाकी कोशिका तो है ही है। इसमें दूसरी कोशिका भी है, यानी इस प्रकार से इसमें कोशिकाएं हैं। ये कोशिका, ठीक है। इसको देखो, ये तो है अंतःस्त्रावी कोशिका। कौन सी कोशिका है? अंतःस्त्रावी कोशिका। और ये अंदर जो मिल रही है ये है बहिस्त्रावी कोशिका। तो ये ज़्यादा है, बहिस्त्रावी कोशिका क्या है? ज़्यादा है। तो दोनों तरीके का काम करिए, अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्त्रावी कोशिका के चक्कर में इसके अंदर पाए जाते हैं लैगरहैंस दीपिकाएं। लैगरहैंस ने इसकी खोज की थी, आइसलेट, ठीक है, यानी लैगरहैंस वैज्ञानिक थे
जिसने इन दीपिकाओं की खोज की। लैंगरहेंस दीपिकाएं पाई जाती है। तो लैंगरहेंस दीपिकाएं किससे संबंधित है? तो आपका आंसर जाना चाहिए अग्नाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अग्नाशय से। करती क्या है? तो ये अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से बनी हुई दीपिकाएं हैं, अंतःस्रावी कोशिकाओं से। इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आपको पता हो तो, अल्फा, बीटा और डेल्टा, या अल्फा बीटा, कहीं पे गामा लिखा मिलेगा, कहीं पे डेल्टा लिखा मिलेगा। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, 3 प्रकार के इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। अंतःस्रावी 2% भाग, 2% में लैंगरहेंस दीपिकाएं। लैंगरहेंस दीपिकाओं में 3 प्रकार के सेल, यानी एक दीपिका है उसमें 3 प्रकार की कोशिका है। इसमें क्या है? ये लैंगरहेंस दीपिका है। इसको हम क्या नाम दे देंगे? अंतःस्रावी तो है लेकिन इसका नाम क्या है? लैंगरहेंस दीपिकाएं है। ये एक दीपिका के अंदर कितने प्रकार की कोशिका? 3 प्रकार की कोशिका। तीनों अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो आप, कहीं पे डेल्टा या किसी पे गामा लिखा आता है। ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा बीटा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अल्फा से आपका एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोगोन या ग्लूकोगोन। अल्फा कोशिका से, याद रखने वाली बात है, बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन, और तीसरी से होता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। तो 3 प्रकार के हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। इधर ये जो बहिस्रावी कोशिका ये क्या करती है जी? तो आपको पता है ये पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। किसका? पैंक्रियाटिक जूस, यानी ये करती है अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और ये चीज़ हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके थे, जो छोटी आंत में मिला देती है भोजन के साथ, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन का क्या करता है? ये पाचन करता है, भोजन का पाचन करने में सहायक है। तो वो चक्कर तो हम पाचन तंत्र में पढ़ ही चुके हैं। इसमें बहिस्रावी कोशिका, ये अंदर वाली कोशिका, यहाँ से क्या होगा? कुछ रस स्रावित होगा जो डक्ट के माध्यम से, ये क्या है? छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर चला जाएगा। तो वो क्या होने से? अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस अपना पाचन का काम करेगा, उसको हम भूल जाते हैं क्योंकि ये काम हमने पाचन तंत्र में पढ़ा। ये चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे ग्रंथि और हार्मोन के चक्कर में। 2% लैंगरहेंस दीपिकाएं। लैंगरहेंस दीपिका में 3 प्रकार के सेल, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा से ग्लूकोगोन और बीटा से इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, जो 3 प्रकार के क्या हो रहे हैं? हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। ये हार्मोन करते क्या है? ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इंसुलिन से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, ये चीज़ें अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, ये भी देख लिया होगा। देख देख के आपकी आंखें खराब हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है। अब देखो ग्लूकोगोन क्या काम करता है। एक बात आप समझ लो, ये आपका रक्त है, समझने के लिए आपके लिए, ये रक्त है, ये रक्त है। और रक्त कहाँ बहता है? रक्त वाहिकाओं में। तो ये क्या आपका ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड है। और यहाँ पे आपका एक अंग होता है लीवर। ये मान लो लीवर आपका, ये लीवर है। ठीक है। अब लीवर जो होता है ना, वो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। और ये आपका मान लो पैंक्रियास, छोड़ो इस बात को। रक्त के अंदर आपको पता है ब्लड शुगर लेवल जो होता है, यानी रक्त शर्करा का लेवल 80 से 120
ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 80 से 120 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब इस स्तर को बनाए रखने के लिए दो हार्मोन मुख्य रूप से काम करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन। अब ग्लूकागोन क्या काम करता है? देखो, जब आपके ब्लड के लेवल यानी 80 से कम आ जाए, मान लो इसके अंदर शुगर घट जाए, तो शुगर पड़ी है कहाँ पे? आप सीधा शुगर याद करो, यानी यहाँ पे। किस रूप में पड़ी है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जब मैंने पढ़ाया होगा आपको लीवर, या लीवर नहीं पढ़ाया तो आपने भोजन पाचन क्रिया के अंदर पढ़ा होगा भी ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है मानव शरीर में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब ग्लाइकोजन को कम हो जाए तो ग्लाइकोजन को एक हार्मोन काम करेगा, ग्लूकागोन। इस पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन इसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में बदल कर किस में मिला देगा? रक्त में मिला देगा। समझ में आई बात? यानी ग्लूकागोन का कार्य क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाना। इसका काम क्या है? यानी ये आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, उसको बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? ग्लूकागोन। किसको बदलकर? लीवर में पड़े ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन के द्वारा ग्लूकोज में बदलकर किस में मिलाया जाता है? रक्त में मिलाया जाता है। तो रक्त का शुगर लेवल जो होता है, यानी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है? दोनों क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है ना, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का काम करता है। दूसरा इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अब ग्लूकोज अगर हो जाए 120 से ज़्यादा, मान लो, ठीक है। अब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। सर, खून गाढ़ा भी हो सकता है, खून गाढ़ा होने के कारण आपको हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है, आपकी बीपी भी बढ़ सकती है, और ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण आपको एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से मूत्र के अंदर ग्लूकोज बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए एक हार्मोन काम करता है, इस चीज़ से बचाने के लिए एक हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। जो इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका किससे? अग्नाशय की बीटा कोशिका से। अब बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन क्या करेगा? जब ग्लूकोज का यहाँ पे क्या, ग्लूकोज उसका लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है ना, ज़्यादा हो गई, यानी ज़्यादा हो गई, तो क्या काम करेगा? अब यहाँ से ग्लूकोज जो है, यहाँ से ग्लूकोज को उठाएगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन काम करेगा? इंसुलिन हार्मोन काम करेगा। और इंसुलिन हार्मोन क्या कर देगा? उसको वापस ग्लाइकोजन में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन। और कहाँ पर भेज देगा? लीवर के पास। समझ में आई बात? यानी लीवर से इसने तो उठाई थी, अब ज़्यादा हो गया, मान लो आपने खाना वाना खाया है तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। खाना वाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ गया, आपने चीनी खा ली, या आपने ऐसे मीठे पदार्थ खा लिए, या आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा थी। आपने ग्लूकोज जैसे ही लिया, ज़्यादा हो गया तो एक हार्मोन काम करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? इसको ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में संग्रहित कर देता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? ये क्या करता है? ग्लूकोज का स्तर बनाए रखता है, ये ज़्यादा नहीं होने देता। ग्लूकोज का स्तर बनाकर रखना ब्लड के अंदर किसका काम है? इंसुलिन का काम है, ठीक है। और बात हो गई। इसका लिख लो, फिर मैं इसको साफ करता हूँ पूरा, फिर दोबारा समझेंगे इस बात को। ये स्वांगीकरण एसिमिलेशन में सहायता करता है, स्वांगीकरण में सहायता करता है। और स्वांगीकरण मैंने पाचन तंत्र में समझा दिया था क्या होता है, स्वांगीकरण में सहायता करता है, इतना लिख लो बस, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं इस बात को। ना 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 ना। दो हार्मोन है देखो,
ग्लूकागॉन और एक हार्मोन है इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, याद रखना। और ये ग्लूकोज को एक दूसरे के विपरीत काम करने वाले हार्मोन है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। ये ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा बढ़ाने का काम करता है और ये इस पे नियंत्रण रख के रक्त शर्करा को घटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये घटाता है, ये बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, इंसुलिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, आपके शरीर में बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल है बढ़ जाए, ग्लूकोज लेवल बढ़ने से उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने को हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया के बाद आपको एक स्थिति आती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी मधुमेह, और जिसको आप शुगर ही बोल देते हो। ठीक है, मधुमेह हो जाता है। क्लियर हुई बात। ग्लूकोज बढ़ेगा आपके रक्त में, उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे। कुछ समय के लिए बढ़ेगा, अगर लंबे समय तक बढ़े रहता है तो उसको हम मधुमेह कहेंगे, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी मधुमेह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज़ मधुमेह किसकी अधिकता से होता है, ग्लूकोज की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है, ग्लूकोज की अधिकता से होता है। यानी डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, तो ग्लूकोज और इंसुलिन इसके लिए उत्तरदायी है। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है तो आपको मधुमेह हो जाता है, मिठ्ठे हो जाते हो आप। यानी मधु का मतलब मीठा, मधुमक्खी जैसे मधुमेह। ठीक है, और ये हार्मोन इसके विपरीत काम करता है। ये तो बढ़ाने का काम करता ही करता है, ये रोकने का काम करता है, ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं होने देता आपके ब्लड के अंदर। तो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। और इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर है जिंक। जिंक को हम जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्ता धातु। किसके निर्माण के लिए सहायक है, तो आपका आंसर रहेगा इंसुलिन के निर्माण के लिए सहायक है जस्ता। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित ग्रंथि का चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि, आपके शरीर के लिए सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ऑर्केस्ट्रा ग्रंथि। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं पानी। जय हो जय हो। हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि। आप और अच्छे से पढ़ना, पूरे चैप्टर टोटल देखना चाहते हो आप, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको बायोलॉजी पूरी की पूरी करवाई जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बायोलॉजी होगी, यहाँ पे भी अच्छे से होगी। क्योंकि यहाँ पर जब आजकल देखा जाता है भी, यूट्यूब पर हम जब पढ़ाते हैं ना, तो यूट्यूब के अंदर एक चीज़ देखी गई है भी, आप यूट्यूब पर पढ़ाओगे ना, आपके व्यू कम आएंगे। जितना अच्छा पढ़ाओगे आप उतने व्यू कम आएंगे। रियलिटी ये है, क्योंकि लोग यूट्यूब पे पढ़ना पसंद नहीं करते, पढ़ना कहीं और पसंद करते हैं। यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, जो टीचर एंटरटेनमेंट करवाता है वहाँ पे उसको देखते हैं। बाकी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाले को मैंने नहीं देखा। हम तो पढ़ाते भी नहीं अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाने को मैं पढ़ाते हैं ना टीचर, उनके व्यू देखे हैं कम। ठीक है, तो थोड़ा सा प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं।
और एक होता भी है यार, टीचर मतलब कितना भी अच्छा पढ़ाए और व्यू नहीं आए तो उसका मनोबल डाउन भी होता है, उसकी एनर्जी वो नहीं रहती जितनी एनर्जी से वो शुरुआत करता है, वो एनर्जी धीरे धीरे उसकी कम हो जाती है। अगर व्यू आते रहे मान लो, फिर उसको लगता है को हर कोई चाहता है यार उसको ज़्यादा से ज़्यादा बंदे सुने। आप कहीं बोल रहे हो, मान लो 10 बंदे बैठे हैं, तो आप सोचे 20 आपको सुने, आपकी बातें 20 तक पहुँचे, आप 50 तक पहुँचे। हर बंदा यही चाहता है, तो हम भी यही चाहते हैं भी हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ हर स्टूडेंट तक पहुँचे, या कुछ स्टूडेंट तक तो पहुँचे जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है, जो मतलब किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सीखने को ही मिलता है आपको। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती लाइक करने से। कमेंट करने से भी ज़्यादा समय आपका नष्ट नहीं होगा, हमें खुशी हो जाती है किसी भी स्टूडेंट का कमेंट आए। ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं। ठीक है, और पढ़ते हैं हम पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि जो होती है, एक तो कहाँ स्थित होती है, आपके दिमाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, दिमाग में। तो ये ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है आपकी। कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर। दूसरा, इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम के साथ ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, यानी इस वजन के साथ ये सबसे छोटी ग्रंथि हो जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि हो जाती है। इससे कम वजन किसी भी ग्रंथि का नहीं है, इसलिए छोटी ग्रंथि 0.6 ग्राम यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। शरीर की पूरी ग्रंथियां, एक ग्रंथि जो है पैराथायराइड, उसको छोड़ के सभी ग्रंथियों पर इसका लगाम रहती है। यानी वो कृष्ण जी का रथ है हमारी ग्रंथियां मान लो, और उसके ऊपर इतने घोड़े हैं, लेकिन घोड़े के ऊपर जो बैठा है वो पीयूष ग्रंथि है, जो उन लगाम को हिला रहा है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के हाथ में सभी ग्रंथियों के लगाम रहती है, उनको किस प्रकार से काम करवाना है, वो काम किसका है, मास्टर ग्रंथि का है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा ग्लैंड भी कहा जाता है ये। ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबको अपने उंगलियों पे नचाती है, ऑर्केस्ट्रा नाचती है ना जैसे। क्लियर हुई बात। ब्रेन में जुड़ी होती है ये, कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किससे जुड़ी है, तो आपसे पूछ लिया अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, सेरिब्रम जो होता है उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी होती है। जिस प्रकार ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, और इससे एक ग्रंथि इस प्रकार से निकलती है हाइपोथैलेमस से। उस ग्रंथि इस प्रकार के आकृति की है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और ये क्या है, इस प्रकार से ग्रंथि होती है। एक छोटा सा लोबिया है ये। ठीक है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। तो किससे कनेक्ट है, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है, ये बात दिमाग में घुसा लेना, बहुत बार क्वेश्चन आए यहाँ से। ठीक है ना। पी शेप होती है, कैसी है, पी शेप यानी मटर के दाने जैसी होती है, मटर के दाने जैसी आकृति के। किसकी आकृति की होती है, मटर के दाने जैसी आकृति की होती है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने, ये 3 लोब, वैसे बाइलोब्ड होती है ये, लेकिन 3 बाइलोब्ड। द्वि कुंडल पिंडलित है,
दो पिंड पाए जाते हैं इसमें, एक और दो, ये बीच का भाग है, इसको मतलब कभी बार मध्य भाग कह दिया जाता है। ठीक है, वैसे इसके मतलब रियल में देखा जाए तो दो ही भाग, एक अग्र भाग एक पश्च भाग। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, अग्र भाग और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोल दिया हमने, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट यानी अग्र भाग। ठीक है, और इसको बोल दिया पोस्टीरियर पार्ट। पश्च भाग। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम अग्र भाग कह देंगे, इसको हम पश्च भाग कह देंगे, पीछे का भाग कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अग्र भाग और पश्च भाग दो प्रकार से इसको बांटा जा सकता है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इसके रासायनिक नाम तो कुछ और ही हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, इस प्रकार से। ये बात हुई क्लियर। अब अगर भाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं और हार्मोन का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक होता है FSH, ठीक है, दूसरा होता है LH, तीसरा होता है ACTH, चौथा होता है TSH, पांचवा होता है PH। ठीक है, इसके बाद कुछ पश्च भाग से लिखते हैं MS। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, और इसके बाद ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन इन ग्रंथि से निकलते हैं, तो एक बार लिख लो आप। ACT, ये तो हार्मोन, तीन हार्मोन तो पश्च भाग से निकलते हैं, और ये कितने हार्मोन है, 5। ठीक है ना, एक हार्मोन रह गया आपका GH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और इसको बोलते हैं STH, सोमेटोस्टेटिसिन हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो GH, ACTH, FSH, LH, TSH, PH। ठीक है ना, MS, ऑक्सीटोसिन, ADH। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि पूछा जाएगा जब क्वेश्चन, और ऑप्शन में ये शॉर्ट फॉर्म मिलने वाली है। इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप। बाकी आप लिख लो एक बार, कौन कौन सा कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, एक एक चीज समझ के करेंगे भैया। हाँ हाँ, तेरा नहीं तेरे, तुझको न करे मेरे गीत, तेरे मेरे तेरे। पहला हार्मोन पढ़िए, GH, अगर भाग से स्रावित होता है GH या STH, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोला जाता है इसको, वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि। यानी ये काम क्या करता है, तो इसको समझने की जरूरत है आपको। काम क्या करता है, वृद्धि यानी अपने शरीर का डेवलपमेंट करवाता है। ये मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली, तीनों प्रकार से हमारे शरीर की पूरी ग्रोथ कराने में जो हार्मोन सहायता करता है, वो हार्मोन आपका है पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, विकास करवाता है। हर प्रकार का विकास जो होता है हमारे शरीर में, चाहे आपके अंगों का विकास हो, आपके मसल्स का विकास हो, आपके बालों का विकास हो, चाहे आपके जनन अंगों का विकास हो, आपकी हड्डियों का विकास हो, ठीक है, आपके दिमाग का विकास हो, आपकी फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली किसी प्रकार का विकास हो, विकास करवाने में सहायता करता है आपका वृद्धि हार्मोन। सभी प्रकार के विकास कौन करवाता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है ना, जिस प्रकार से हमारा थायरोक्सिन हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसको एक्टिव करने का काम करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है इस हार्मोन को। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि करवाने में सहायक है, ये बात आप लिखने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की हो जाए कमी, मान लो ये आपकी वृद्धि करवाएगा, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको कौन सा, यानी हाइपोसिक्रेशन से कौन सा रोग हो सकता है,
और हाइपर सिक्रेशन से कौन सा रोग हो सकता है। यानी हाइपर सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, आपको ही पता है। और ये अगर हार्मोन कम हो जाए तो वृद्धि कम हो जाएगी, आपको पता है। यानी वृद्धि ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। स्पेलिंग देख लेना, एक्रोमेगली रोग हो जाता है। यानी बहुकायता, काय मान ले शरीर, बहुकायता बोल देते हैं कई बार। यानी इतना बड़ा शरीर हो जाएगा आपका, कुरूप शरीर हो जाएगा, यानी जगह जगह से फालतू की वृद्धि हो जाएगी, हाइट आपकी फुल बढ़ जाएगी, मान लो हड्डियों का ज़्यादा विकास, मसल्स का ज़्यादा विकास, आप मतलब एक राक्षस जैसे हो जाओगे। उसे बोलते हैं एक्रोमेगली। यानी इस हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाएगा, एक्रोमेगली हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा ड्राफिज्म। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बौनापन। अगर इस हार्मोन की हो जाए आपके शरीर में कमी, यानी ये बहुत ज़्यादा विकास उस समय में करवाता है जब आप बचपन से जवान हो रहे होते हैं, तो उस समय इस हार्मोन की कमी हो जाए तो आपके अंदर बौनापन हो जाएगा। बौनापन का मतलब आपकी हाइट रह जाएगी 52 इंच, ठीक है ना, 52 इंच क्या कह रहा हूँ, उससे भी कम, यानी छोटा बौना बोल देते हैं, बौना बोल देते हैं, बहुत ही कम हाइट रह जाएगी। वो किस हार्मोन की कमी से हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से आपको बौनापन आ सकता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, वृद्धि कम यानी बौनापन, वृद्धि ज़्यादा यानी बहुकायता एक्रोमेगली। यानी वृद्धि हार्मोन की अधिकता से रोग होता है एक्रोमेगली, और कमी से रोग होता है ड्राफिज्म, बौनापन। ठीक है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। दूसरा हार्मोन आपका FSH हार्मोन, FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फॉलिकल उत्प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल उत्प्रेरक हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल उत्प्रेरक हार्मोन ये क्या काम करता है, तो ये महिला के अंदर बात करें तो एक ये काम करता है, और पुरुष के अंदर बात करें तो ये काम करता है, यानी नर और मादा। महिला के अंदर ओवेरी पे काम करता है, ये किस पे, अंडाशय पे काम करता है। कहाँ करता है, अंडाशय पे। और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल, नाम से ही पता चल रहा है ना, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं आपके, ग्राफियन फॉलिकल। यानी ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय, महिला के अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, महिला के अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। फॉलिकल जो होता है उसको स्टिमुलेट करने का, यानी उसको उत्प्रेरित करने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो FSH जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होता है उस पर काम करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करने का काम करेगा, उसके अंदर परिपक्वता लेके आएगा। जब ग्राफियन फॉलिकल जो बड़ा हो जाता है तो ये हार्मोन अंडे रिलीज करता है, यानी अंडाशय से एक ओवा रिलीज होता है। तो अंडाणु, तो आप सीधा कह सकते हो ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो ये किसका निर्माण करेगा, ओवम फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ओवम फॉर्मेशन यानी oogenesis में हेल्प करता है। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, आप कहोगे अंडाणु के निर्माण में सहायक है, अंडाणु के निर्माण में सहायक है। कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन। ठीक है, महिला में अंडाणु के निर्माण में सहायक है, ओवेरी पे काम करेगा। सेम काम पुरुष के अंदर करेगा, पुरुष में किस में काम करेगा, टेस्टिस यानी वृषण पे काम करने वाला है ये। वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपकी कोशिका पाई जाती है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोगोनियल सेल कहते हैं, यानी शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक है, या टेस्टिकल लोब्यूल जो होता है उसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल पाए जाते हैं किस प्रकार के, स्पर्मेटोगोनियल सेल यानी शुक्राणु जनन कोशिका। तो शुक्राणु जनन कोशिका पर यह काम करेगा, किस पे काम करेगा, शुक्राणु
जनन कोशिका पे काम करेगा, ये स्पर्मेटोगोनियल है सेल पे काम करेगा। और किस में सहायता करेगा? शुक्राणु, स्पर्म फॉर्मेशन में, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होगा ये फिर, ठीक है ना, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होगा। उसको सेल को स्पर्म बनाने के लिए जो स्टिमुलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? शुक्राणु के निर्माण में सहायक होगा, ठीक है ना, FSH। उसके बाद एक हार्मोन, देखो दोनों इस प्रकार, ये हार्मोन की कमी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। महिला के अंदर ये किसके लिए भी उत्तरदायी है? महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। महिला में कौन सा चक्र? मासिक चक्र में भी उत्तरदायी होता है। तो FSH कहाँ काम करता है? महिला में अंडाशय पर और पुरुष में वृषण पे काम करता है। एक हार्मोन आता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और वैसे दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, FSH और LH को, ठीक है। ये भी कहाँ काम करता है? तो ये महिला के अंदर अंडाशय पे काम करता है और पुरुष के अंदर वृषण पे काम करता है। और वृषण के अंदर क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण के द्वारा बनता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है, हार्मोन के स्त्रावण में सहायक है ये, ठीक है। वृषण जो है उससे एक हार्मोन होता है, लेडिंग सेल पाए जाते हैं उसके अंदर, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोल देते हैं उनको। वो सेल है, वो कोशिका क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करवाने के अंदर किस भूमिका रहती है? LH की भूमिका रहती है। महिला के अंदर एस्ट्रोजन के स्त्रावण में इसकी भूमिका रहती है, एस्ट्रोजन। और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी इसकी बड़ी भूमिका रहती है, वो एस्ट्रोजन भी पता चल जाएगा जब हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इन हार्मोन ये हार्मोन इन हार्मोन को स्त्रावण करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई? FSH क्या है, LH क्या है। अगला हार्मोन आपका है TSH। तीन हार्मोन हो गए TSH। TSH के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, लिख लेना। थायराइड यानी आउटू उत्प्रेरक हार्मोन, आउटू उत्प्रेरक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। काम क्या करता है? आउटू ग्रंथि को उत्प्रेरित करके उससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करवाता है। यानी TSH क्या करेगा? तो आपको पता होना चाहिए TSH जो है क्या करेगा, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करके उससे एक हार्मोन का स्त्रावण करवाता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण करवाने में या स्त्रावित कराने में किस भूमिका रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग से निकलने वाले TSH हार्मोन की भूमिका रहती है, ठीक है ना, TSH हार्मोन। उसके बाद एक हार्मोन है AC, क्या बताया था? ACTH, ACTH, ठीक है। क्या बताया था? क्लास चल रही है क्या? ACTH यानी एडिनो कोर्टी
कोइडस हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पे काम करेगा। ये किस पे काम करेगा? एड्रिनल के कोर्टेक्स पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? एड्रिनल। अधिवृक्क के किस पे काम कर रहा है? अधिवृक्क के अरे तेरी अधिवृक्क के कोर्टेक्स से जितने हार्मोन स्रावित होते हैं, कोर्टेक्स भाग से हार्मोन जो स्रावित होते हैं उनको स्त्रावण करने में से हार्मोन स्रावित करवाता है ये हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। उसके बाद आपने गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन पढ़े होंगे। तो उस हार्मोन को स्टिमुलेट करवाने के लिए, उस कोर्टेक्स भाग को, उस सेल को स्टिमुलेट यानी उत्प्रेरित करवाने के लिए जिस हार्मोन का भूमिका रहती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? ACTH। ए से एड्रिनल याद कर लेना आप, एड्रिनल। सी से आप कोर्टेक्स याद करने वाला। एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को स्रावित करवाने के लिए अंदर जिस हार्मोन की भूमिका रहती है वो है ACTH। और अगर भाग के पीयूष ग्रंथि के अगर भाग से निकलने वाला हार्मोन है ACTH। बस याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या इस हार्मोन को बोला जाता है लैक्टोजन हार्मोन। लैक्टोजन हार्मोन नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, नाम के अंदर लैक्ट यानी क्या है? लैक्ट है, और लैक्ट का मतलब दूध है। क्या है? दूध। लैक्ट शब्द किससे संबंधित होता है? दूध से। लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दूध में। लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता मापते हैं? दूध की। लैक्टोजिनेसिस किसका मतलब है? दूध का निर्माण। ठीक है, तो ये जो हार्मोन दो मतलब एक ही हार्मोन है, दोनों को एक ही कहा जाता है, ये करवाते हैं लैक्टोजिनेसिस, यानी दूध का प्रोडक्शन करवाते हैं। दूध का निर्माण करवाने में सहायक है। दूध का निर्माण करवाने में जो सहायक है महिला के अंदर, तो वो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन। किस पे काम करते हैं? तो ये मेमरी ग्लैंड जो होती है महिला की, मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि पर काम करते हैं। स्तन ग्रंथि पे काम करते हैं। महिलाओं की स्तन ग्रंथियां जो होती है, ठीक है, उस पे काम करते हैं। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? दूध ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार से दूध की ग्रंथियां पाई जाती है। ये नलिकाएं आगे आके निप्पल से जुड़ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, यानी ये जो दूध ग्रंथियां हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी लैक्टोजिनेसिस करवाता है। दूध का निर्माण करने में सहायक है। ठीक है ना, स्रावित करने में सहायक नहीं है, निर्माण करने में, उसका दूध का मिल्क प्रोडक्शन करने में सहायक है। ठीक है, यानी किसका निर्माण करता है? प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन दूध के निर्माण करवाने में, यानी स्तन ग्रंथियां जो होती है महिलाओं के अंदर, बच्चे के जन्म के बाद उनको मतलब फीडिंग करवानी होती है, तो फीडिंग करवाने के लिए उसको दूध की मात्रा चाहिए। तो इस हार्मोन की मदद से क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं, जो एक मतलब ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं। उसका नाम क्या है? इसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड किसके ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां पसीने की ग्रंथियों का एक विकसित रूप है, और वो क्या बनाती है? दूध बनाती है, यानी दूध का निर्माण करती है। तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है? प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अगर भाग से रिलेटेड जितने हार्मोन थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। अगला हार्मोन है MSH।
या दूसरा हार्मोन इससे रिलेटेड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने देखा होगा अभी भैंस जो होती थी या गाय भैंस को जब वो दूध नहीं देती है तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता था पहले, उसको अब तो बैन हो गया। वो किसको इसका इंजेक्शन होता था? ऑक्सीटोसिन का। यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो किसके निर्माण में किस कार्य के लिए है? तो वो दूध का स्त्रावण करवाता है। तो एक हार्मोन तो ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या करता है? दूध का स्त्रावण, वो तो दूध का निर्माण कर रहा, दूध का स्त्रावण करवाता है भाई, ये दूध का स्त्रावण करवाता है, इंजेक्शन ऑफ मिल्क। यानी दूध का स्त्रावण जो करता है ना, सूर का स्त्रावण, यानी बच्चा जब दूध पीता है तो स्त्रावित होकर ग्रंथियों से उसके मुंह में जाता है, उस क्रिया के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? स्त्रावित करवाने में ऑक्सीटोसिन, बनाने में ये हार्मोन उत्तरदायी। ठीक है, यानी दूध का स्त्रावण कब होता है? जब माँ का प्यार आता है बच्चे पे, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन है? लव हार्मोन कहा जाता है, उसको प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद इसको बर्थ हार्मोन, यानी इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, जन्म देने वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, लेबर पेन जो होता है ना बच्चे के प्रसव के दौरान, प्रसव हार्मोन भी इसको कहा जाता है, प्रसव हार्मोन, प्रसव हार्मोन। ठीक है, जब पेन होता है तो सबसे ज़्यादा जो स्टिमुलेटिंग या कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करवाता है ना, गर्भाशय में एक परत पाई जाती है मायोमेटेरियम। ठीक है, मायोमेटेरियम जो परत है उसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो दाब लगवाता है वो हार्मोन लगवाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है दबाव बनाने के लिए। ठीक है ना, दबाव बनाने के लिए मायोमेटेरियम के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और हार्मोन भी काम करते हैं, रिलैक्सिन भी हार्मोन काम करता है, अलग अलग हार्मोन काम करते हैं, लेकिन ये हार्मोन उस समय कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेटेरियम में, गर्भाशय की परत में कह सकते हो आप। ये क्या करवाता है? उसको संकुचन करवाता है उसके अंदर, तो उसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। दूध स्त्रावित होता है, माँ का प्यार उमड़ जाता है जब बच्चा रोता है तो, ठीक है, उसको दूध पिलाती है तो प्यार, उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी लव हार्मोन कहा जाता है। बच्चे के प्रति प्यार उमड़ता है तो क्या होता है? ये हार्मोन स्त्रावित होता है, और ये हार्मोन क्या करता है? दूध का स्त्रावण करवाता है उस समय। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है और हार्मोन क्या काम करते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली। ठीक है, लेक्चर लंबा जा रहा है तो थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा। एक हार्मोन और है आपका जिसका नाम है MSH। ठीक है, ये है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन है जो आपको काला गोरा बनाता है ना। मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन, इसके नाम से ही पता चल रहा है। साइट का मतलब किसी कोशिका, स्टिमुलेट मतलब उत्प्रेरक करना, हार्मोन है। तो ये हार्मोन किसको प्रेरित करता है? जो किसका निर्माण करती है? मेलानिन कोशिका का निर्माण जो कोशिका करती है। मेलानिन वर्णक है एक आपके, तो त्वचा का रंग, आँखों का रंग जिसकी वजह से होता है, बालों का रंग, वो एक वर्णक पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से आपके त्वचा का रंग या क्या होता है, बालों का रंग, आँखों का रंग जो होता है, यानी काला, भूरा, गोरा जो होता है ना, वो इस वर्णक की वजह से होता है। उस पर नियंत्रण कौन करता है? MSH, यानी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से कह सकते हो या पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है MSH, उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट पे नियंत्रण करता है, क्योंकि ये जो मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करती है उस कोशिकाओं को क्या बोलता है? मेलिनोसाइट। उसको स्टिमुलेट करके उसको कितना स्त्रावित करना है उस पर नियंत्रण करने का काम करेगी पीयूष ग्रंथि। वो मेलानिन विवर्णक जो है
वो क्या करता है, एक तो आपका स्किन कलर है, त्वचा का रंग जो है वो काला है, पीला है, नीला है, जैसा भी है, यानी वो क्या करता है, वो किस पे निर्धारित कर, मेलानिन पिगमेंट पे। आँखों का रंग, बालों का रंग, आइज कलर, आँखों का रंग भी इसके कारण होता है और बालों का रंग भी इसके कारण होता है। ठीक है, तो त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, ये किस वर्णक के कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है और उस पर नियंत्रण करता है ये। ठीक है, आप काले हो तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर काला जो होता है, जिसका रंग काला है, उसमें मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और जो गोरा होता है, फिर जिसकी स्किन होती है, उसमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है, उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है। जिसमें मेलानिन पिगमेंट जितना कम उतनी त्वचा गोरी, जितना मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा उतनी त्वचा काली। और अफ्रीका वालों में ज़्यादा होता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वालों में कम होता है। ठीक है, तो ये वो है काला। ये इस पे धूप का भी पड़ता है, आप क्रीम लगाओगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप से, यानी जब इसके ऊपर धूप ज़्यादा पड़ती है, यानी जब क्या होता है, जब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, यूवी रेस, तो ये मेलानिन पिगमेंट की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारा त्वचा का रंग धूप में काला होता है। और जब धूप नहीं पड़ती, यानी ठंडे इलाकों में धूप कम पड़ती है जहाँ पे, वहाँ पर मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो त्वचा में कम हो जाता है और कम होने के कारण स्किन गोरी दिखाई देती है। यानी सर्दियों में गोरे, गर्मियों में काले होने का कारण यही है मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट ही है, यानी सर्दियों में गोरे हो जाते हैं और गर्मियों में काले हो जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये ज़्यादा स्त्रावित होता है। स्त्रावित ज़्यादा इसलिए नहीं होता भी आपको काला बनाना है, क्योंकि ये हमें बचाता है यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी रेज से बचाने का काम करता है। यानी पैराबैंगनी किरणें जो होती है सूर्य की, उससे हमारे शरीर को बचाता है, कैंसर से बचाता है। यूवी रेज से क्या फैलाते हैं, कैंसर, त्वचा की कैंसर फैलाते हैं। तो काले लोगों में त्वचा की कैंसर कम होती है, गोरे रोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूवी रेज से नहीं बच पाते वो। ठीक है, तो ये परत बना के तैयार करता है। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार हमें सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, उनको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा। सफ़ेद दाद से हो जाते हैं शरीर पे, जगह जगह, यानी वहाँ पर मेलानिन पिगमेंट की जहाँ कमी हो जाती है वहाँ पर वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, यानी दाद से हो जाते हैं, तो उसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ठीक है, तिल हो गए, आपके मस हो गए, वो भी किसके कारण होते हैं, मेलानिन पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है, और उन पर नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन MSH हार्मोन। ठीक है ना। एक हार्मोन और रहता है आपका ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नशेड़ी बंदे उनको पता होगा ये हार्मोन क्या है, ADH। इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है, एंटी ड्यूरेटिक, यानी ADH ही नाम आपसे लिखा आएगा। ADH हार्मोन की फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक, यानी एंटी ड्यूरेटिक का मतलब जल है यहाँ पे। ठीक है, यानी जल की मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए, जल का संतुलन बना के रखता है। ये क्या करता है, जल का संतुलन बना के रखता है हमारे शरीर के अंदर ADH हार्मोन। ठीक है ना, ADH हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। जल का संतुलन बनाने के लिए ये क्या करता है, किडनी जो होती है ना, आपके जो गुर्दे या वृक्क हैं, उनसे जल का पुनः अवशोषण करवाता है, जल का पुनः अवशोषण करवाने में मदद करता है, यानी पुनः अवशोषण करवाने का काम कौन करता है, किडनी से, ADH हार्मोन। ठीक है ना, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हो गया। अब यानी ये काम क्या करता है, फिर आप कहोगे जो यूरिन जो होता है, यानी मूत्र में जल की मात्रा जो होती है ना, जल की मात्रा कम करने का काम करता है। ये मूत्र में कम से कम जल बाहर जाए ताकि शरीर के अंदर जल की मात्रा बनी रहे। ठीक है, तो कम करता है।
लेकिन इसकी मात्रा हो जाए कम, यानी एडीएच हार्मोन हो जाए कम, एडीएच कम होगा तो आप कहोगे मूत्र के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जुलाब लग जाएगी आपको, ठीक है। अगर मैं कह दूं एडीएच हो गया ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, मूत्र में जल की मात्रा घटेगी, जल की मात्रा घटेगी, कम मूत्र आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही इससे रिलेटेड है। आपने कभी एक बात सुनी होगी, कभी पथरी हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, पथरी होते, किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट, डॉक्टर ने कहा है बियर पियो, डॉक्टर ने ऐसे थोड़ी कहा बियर पियो बेवड़े हो जाओ, या किसी आदमी ने कहा, आपको सलाह दी होगी भी बियर पीने से पथरी निकल जाती है, अगर छोटी पथरी है तो कई बार निकल भी जाती है ना। उससे क्या होगा, जब आपने बियर पी तो बियर के अंदर क्या था, अल्कोहल था, और आपने साथ में जल की मात्रा ज़्यादा ले ली। उसमें अल्कोहल जो होता है, उस अल्कोहल की वजह से, यानी वो एक मादक व नशीला पदार्थ था, नशीला पदार्थ पीने से क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर एडीएच हार्मोन जो है उसकी मात्रा घट गई। एडीएच हार्मोन की जैसे ही मात्रा घटेगी तो मात्रा घटने पे क्या होगा, जितना भी आपकी किडनी के अंदर ब्लड गया था और ब्लड के अंदर जितना पानी गया था वो यूरिन के साथ निकल जाएगा, यानी मूत्र के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको मूत्र यानी यूरिनेशन यानी मूत्र यानी जो पेशाब करने की फीलिंग आएगी, पेशाब करने की फीलिंग आई तो किडनी के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसके साथ हो सकता है भी इतना प्रेशर बन जाए, इतना ज़्यादा पानी निकले आपके शरीर में, जितना ज़्यादा पानी पियोगे आप तो उसके साथ किडनी की स्टोन है, छोटी है अगर, तो वो किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से यानी मूत्र के माध्यम से बाहर भी आ सकती है, ठीक है। तो उसका मतलब वहाँ पर ये नहीं था भी बियर पीने से, वहाँ पर था भी नशीले पदार्थ कोई भी लोग है, चाय पीने से यूरिन ज़्यादा आता है आपको पता होगा, ठीक है ना, कॉफ़ी पीने से आपको मूत्र की जलाब लग सकती है। तो मूत्र जो पेशाब करने की ज़्यादा फीलिंग आती है वो आती है नशीले पदार्थों से, कैफीन, ठीक है, उसकी वजह से, अल्कोहल वजह से। तो अल्कोहल पीने वालों का एडीएच हार्मोन की मात्रा की बहुत कमी हो जाती है, और आपने देखा भी होगा जो पैक लगाते हैं साथ में, कभी बैठ के देखना उनके, ठीक है, तो वो बार बार पेशाब के लिए जाते हैं। उसका यही कारण है क्योंकि बार बार पेशाब आएगा, आने का कारण है एडीएच हार्मोन की कमी, यूरिन में जल की मात्रा ज़्यादा, और जल की मात्रा ज़्यादा होने पे बार बार पेशाब की थैली भर जाती है, भर जाने के बाद आप यूरिनेशन की आपको फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को एक समझाने वाली बात थी, यानी इस जो करते हैं अल्कोहल का सेवन ज़्यादा, यानी अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनको हो जाती है एक बीमारी, ड्रिंकर डिजीज़ बोलते हैं उसको, बेवड़े बीमारी, बेवड़ा की बीमारी हो जाती है, इसमें बेवड़े हो जाता है बंदा, ठीक है, ड्रिंकर डिजीज़ बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। कौन सा रोग हो जाता है उनको, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, उनको ड्रिंकर डिजीज़ हो जाती है। अल्कोहल ज़्यादा लेने से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो ड्रिंकर डिजीज़ हो जाती है। उसका कारण क्या, आपसे पूछेगा ड्रिंकर डिजीज़ या डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके कारण होती है, तो आपको बताना है या तो शराब पीने से होती है, या नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से होती है, या किस हार्मोन की कमी से होती है, एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। आप ये बात ज़रूर याद रखना, एडीएच हार्मोन जो उसकी कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो उसका नाम है ड्रिंकर डिजीज़ या डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो अल्कोहल वगैरह का सेवन करने से होती है, इसलिए इसको ड्रिंकर डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एडीएच हार्मोन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया, क्योंकि इतना बोलना, कितना पढ़ाना, समझा के पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है भैया। हमें पता है किस तरीके से पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो मैंने क्या पढ़ाया है, लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आप यहाँ तक पढ़ने के लिए आए हो तो इसका मतलब समझ में तो आया ही है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो फिर तो बात ही ख़त्म है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ और नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ना ना ना